हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका जीवन एकदम बेहतरीन चल रहा होगा। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जिससे आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने में आपकी मदद होगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल ये टॉपिक इश्यूज़ में चल रहा है और बहुत लेटेस्ट है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है। और आर्टिकल 44 जो है वो आता है आप हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप शॉर्ट में DPSP भी कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि वो आप कोर्ट में इन्फोर्सेबल होते हैं, बट आपकी DPSP जो होते हैं इनको कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं माना गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई पावर इसको नहीं दी गई है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है एक ऐसा कोड, मतलब कि एक ऐसा लॉ जो पूरे देश के लिए एक हो। पर्सनल मैटर्स के लिए जो रिलीजियस कमिटीज़ होती हैं, कास्ट है, उनके जो पर्सनल मैटर्स होते हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इन सब के लिए एक कॉमन लॉ होना चाहिए पूरे देश के लिए। और आर्टिकल 44 जो है वो कहता है कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और पूरे देश में उसको लागू करना चाहिए। पूरे देश के लिए पर्सनल मैटर्स के लिए सारी कमिटीज़ के एक सिंगल लॉ होने चाहिए। जैसे कि हिंदूज़ के अपने अलग पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं, पारसीज़ के अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं। तो इन सब के लिए पर्सनल लॉज के लिए एक सिंगल कानून होना चाहिए जो सब पे इक्वली इम्प्लीमेंट हो। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से इंश्राइंड, यानी कि हमें मिलता है। तो आइए हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, इसका इतिहास क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे उसने एक रिपोर्ट बनाई थी 1835 में, जिसमें वो चाहती थी कि इंडिया के जितने भी पर्सनल मैटर्स होते हैं, जैसे मैरिज वगैरह, मैरिज, एडॉप्शन, इन सब के लिए एक सिंगल लॉ हो। क्योंकि मुस्लिम के अपने अलग अलग लॉज हैं, हिंदूज़ के अलग हैं, तो सबके अपने अलग लॉज थे। इसे कोऑर्डिनेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ब्रिटिश ने इसके लिए एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन लॉज को हम कोडिफाई करेंगे। फिर लेटर 1941 में BN राव एक कमेटी बनती है जिसमें हिंदू लॉज को कोडिफाई किया जाता है। और फिर आज़ादी के बाद 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है, जिसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई फादर है, उसकी जितनी भी सिबलिंग्स होंगी, ब्रदर होंगे, डॉटर होंगे या सन्स होंगे, जो प्रॉपर्टी का शेयर होगा वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हिंदू में तो सक्सेशन एक्ट आ गया, बट जो मुस्लिम है या क्रिश्चियन पार्सीज हैं उनका सेपरेट पर्सनल लॉज जो हैं वो ऐसे चले आ रहे हैं। अब इसके लिए क्या है, जो जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी है, उसने भी इंडिकेट किया है कई बार गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को जो है UCC को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या उसकी तरफ मूव करना चाहिए उनको। तो कोर्ट ने एक शाह बानो केस 1985 में कहा था कि गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट। इसके बाद दूसरा केस है सरला मुगदल केस था जो 1995 में हुआ था, इसमें भी कहा गया था। और अभी लेटेस्ट में 3-4 इयर्स बैक ट्रिपल तलाक का इशू जो चल रहा था, इसमें भी गवर्नमेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को जो है ट्रिपल तलाक पे लॉ या इम्प्लीमेंट करना चाहिए इसको, ताकि लोगों में इक्वालिटी आ सके, लोगों की कम्युनिटीज़ में, या मतलब एक यूनिफॉर्म रहेगा। तो मतलब मैरिजेस वगैरह के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ रहे हैं।
जिससे कि इक्वालिटी को लाया जा सके। अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसका स्टेटस क्या है इंडिया में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंडिया में जो सिविल मैटर्स हैं उसमें इम्प्लीमेंट हुए हैं। जैसे बहुत सारे कानून हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स हैं। तो ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं जहाँ पे इम्प्लीमेंट है, लेकिन सिविल मैटर्स में है, नॉट इन पर्सनल मैटर्स। तो बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो बहुत से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिसे स्टेट्स ने किया है सिविल मैटर्स में और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। रिसेंटली जो था यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट जो आया था 2019 में, वो भी बहुत सारी स्टेट्स उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको रिफ्यूज़ किया इम्प्लीमेंट करने से। तो और अगर ओवरऑल हम देखें तो गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया वेयर यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। अब हम देखते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड्स हैं इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं और क्या इसकी चैलेंजेस हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या इसकी मेरिट्स हैं। तो सबसे पहला मेरिट इसका ये है कि जैसे कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े लोग हैं या जो डाउन ट्रॉडन पीपल हैं, उनको इससे प्रोटेक्शन मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से। उनको एक इक्वालिटी मिलेगी समाज में रहने की, जीने की, खाने की। और दूसरा क्या है कि सिंप्लीफिकेशन होगा लॉज का। मतलब जो कानून है इंडिया में, जैसे कहे जाते हैं कि भारत जो है वो कानूनों का देश है, मतलब इतने सारे कानून हैं। तो अगर एक सिंपल कानून होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको समझना बहुत ही आसान रहेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी जितनी होगी उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद इससे क्या होगा कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वो भी प्रमोट होगा और एक आइडियल कंडीशन रहेगी इसकी। तो अच्छा रहेगा, सेकुलरिज्म भी हमारा बेहतरीन रहेगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेंडर जस्टिस होगा इसमें। जैसे मेल फीमेल्स में इनक्वालिटी होती है, बॉयज़ गर्ल्स में, तो ये सब इनक्वालिटी जो भी हैं वो भी यूसीसी से बहुत हद तक रिमूव हो जाएंगी, या एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सब चीज़ें ख़त्म होती दिखेंगी। तो ये सब इसकी मेरिट्स थी, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में। तो हम जैसे देखते हैं कि इंडिया जो है एक पर्सनल लॉज में बहुत डाइवर्स हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करना, सारी कम्युनिटीज़ को एक साथ लाना, उनसे सबको एक काम बनाना, तो इट्स नॉट अ वेरी पीस ऑफ केक। ये बहुत आसान काम नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ेगी। फिर इसमें कॉमनल पॉलिटिक्स भी वगैरह हो जाता है, काफ़ी चैलेंज है। और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज में ये है कि आर्टिकल 25 जो है हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है और 14 में भी हमको आर्टिकल 14 में मिलता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये है कि अगर हमें फ्रीडम मिल रही है तो हम सबको क्यों सप्रेस करके एक लॉ बना रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो लोगों की भलाई और अच्छाई के लिए और समानता आने के लिए देश में हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और एक कदम बढ़ाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे आगे का रास्ता क्या है। वे फॉर्म का मतलब ये है कि अब आगे का रास्ता क्या है, हमें करना क्या है। तो अब समय आ चुका है कि जब यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें इसको इन्फोर्सिबल नहीं किया था। उन्होंने प्रोविज़न दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उन्होंने कहा था कि इन फ्यूचर जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसकी पावर जो है इम्प्लीमेंट करने की, इसको लागू करने की, ये पावर जो है इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ एम्पावर्ड टू मेक सच लॉज एंड प्रोविजंस। तो मेरा मानना है कि, या हम सबको लगता है कि हमें एक कदम बढ़ाना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हमें लॉज बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि देश हमारा काफ़ी आगे जाएगा और इनक्वालिटी जो हैं वो ख़त्म होगी और इक्वालिटी आएगी। तो इसी के साथ आज का हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी जानकारी में कुछ इन्हेंसमेंट ज़रूर हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच।